To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार। आचार्य अमरेंद्र कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर रेणुवा सीतामढ़ी। तो भैया वहाँ तो कक्षा 6 के विषय हिंदी पाठ 6 कालांश प्रथम में उपस्थित हैं, जहाँ हम लोग फूल और कांटा कविता का अध्ययन करेंगे। तो यह कविता हरिऔध जी द्वारा रचित है। अगर हम कविता को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें जो कठिन शब्द है उसको देखते हैं। तो यह शब्दार्थ लिखा है। सबसे पहले में का अर्थ होता है वर्षा, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, बसंत का अर्थ है वस्त्र कपड़ा, और श्याम का अर्थ होता है काला। श्याम का अर्थ होता है काला। तन का अर्थ है शरीर, निज का अर्थ होता है अपना, सुहाता का अर्थ है सुशोभित, ठीक है, और कसर का अर्थ है कमी। सूर शीश यानी कि देवता का सिर, और भौर का अर्थ होता है हवड़ा। तो ये शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ के समझने के बाद कविता का जो भावार्थ है अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। अब हम लोग कविता के जिसमें है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उनमें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। पंक्ति है जन्म लेते जगह में एक ही। कौन? तो सबसे पहले शीर्षक ही दिया है फूल और कांटे। तो फूल और कांटे जो हैं सो एक ही जगह पर जन्म लेता है, पौधा में, है कि नहीं? एक ही पौधा उन्हें है पालता, यानी कि जहाँ वो जन्म लेता है फूल और कांटा, तो उसे पालन पोषण कौन करता है? पौधा ही करता है। इसलिए कहा है कि एक ही उन्हें है पालता, और रात में उन चमकता चांद भी एक चांदनी है डालता। यानी कि रात में जो चांद है अपनी चांदनी भी एक समान ही डालता है। किस पर? तो फूल और कांटे पर, क्योंकि एक ही जगह एक ही पौधे में फूल और कांटे पाए जाते हैं। तो उस पर जो रात की जो चांदनी है, चांद की जो चांदनी है, वह समान रूप से ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फूल पर अधिक पड़ेगा और कांटे पर कम, या कांटे पर अधिक पड़ेगा और फूल पर कम। अगली पंक्ति, मैं उन पर है बरसता एक सा। मैं वर्षा, बारिश, तो मैं उन पर है बरसता एक सा। अगर बारिश हो रही है तो उसका पानी समान रूप से पड़ रहा है फूल और कांटे पर। एक सी उन पर हवा है वही, यानी कि हवा जो है, पवन है, वह भी एक समान ही फूल और कांटे पर पड़ता है, उसको लगता है। पर सदा ही वह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं।
सब समान है, परिस्थिति समान है, जन्म समान है, पालन पोषण समान है, हवा समान लग रहा है, पानी भी समान मिल रहा है, चांदनी भी समान है, लेकिन क्या होता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं, यानी कि उनका जो व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है वह अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। यह परिस्थिति समाज में भी, परिवार में भी देखने को मिलता है। अगर एक माता पिता के 2-3 संतान हैं तो माता पिता एक ही समान पालन पोषण करता है, वस्त्र कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, सुख सुविधा एक प्रकार से ही करते हैं, लेकिन उस बच्चे में व्यवहार अलग अलग हो जाता है। उसका उदाहरण फूल और कांटा के माध्यम से कवि हरिऔध दे रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मेघ का पानी, हवा, चांद की रोशनी एक समान पड़ रहा है, लेकिन ढंग एक से नहीं होते। अब उनके ढंग को हम लोग देखेंगे। पहले कांटा का ढंग देखिए। छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां, कांटा है वह छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। अब उसके ढंग देखिए, सब चीज। और वह कोई व्यक्ति जाता है उस पेड़ के पास जिस पेड़ में फूल और कांटे दोनों हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में गुलाब के फूल का एक चित्र है, उसको देख सकते हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी भी असावधानी होगी तो कांटे क्या करेंगे, हमारे अंगुलियों को फाड़ देगा। हमारे जो वस्त्र हैं, हम जो कपड़े पहने हुए हैं, उसको भी वह फाड़ देता है कि नहीं। और प्यार तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। जो तितली उस पौधे की ओर आकर्षित होता है फूल के कारण, अगर तितली भी थोड़ी इधर उधर की तो क्या होता है कि वह कांटा, पंख है पर, उसको वह कतर देती है, काट देती है, फाड़ देती है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। तितली तो प्यारी होती ही है, बच्चे देखकर खुशी से झूम जाते हैं और बच्चे को देखकर तितली भी खूब अपने पंख को हिलाती डुलाती है। भौर का है वेद देता श्याम तन। भौर, भौरा, भमड़ा वह काले रंग का होता है। वह भी जाता है वहां अनूठा, वह भी अगर असावधान हुआ तो उसके शरीर को भी वह कांटा फाड़ देता है। यह कांटा का स्वभाव है। अब फूल के स्वभाव को देखेंगे। फूल के स्वभाव को कवि ने इस प्रकार दर्शाया है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, जिस तितलियों को कांटा उसके पर को फाड़ देता है, काट देता है पंख को, उसी तितली को फूल क्या है कि अपने गोद में ले लेता है। और भौर को क्या करता है, तो भौर को अपना अनूठा रस पिला, यानी कि उसका जो अनूठा रस है, अद्वितीय रस है, आनंददायक रस है, उसको वह फूल
पिला रही है। किसको? तो भौड़ को। और उसके बाद और क्या? तो निज सुगंधो और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो फूल के पास जो सुगंध है, उसके जो निराले रंग है, उससे उस तितली और भौड़ को सदा देता कली जी की खिला, यानी कि मन को प्रसन्न कर देता है। उस जीव को, भौड़ को और तितली को क्या करता है? उसके मन को वहीं पर फूल, और कांटे वहीं पर कष्ट देता है। उसके बाद देखिए, है खटकता एक सब की आंख में। क्या खटकता है? व्यवहार है ना। है खटकता एक में, तो दूसरा है सुहाता सूर शीश पर। कौन खटक रहा है? किसका व्यवहार? तो कांटों का, क्योंकि वह कष्ट ही कष्ट दे रहा है। और दूसरा जो फूल है वह कहाँ है? तो सुहाता सूर शीश पर। सूर यानी कि देवता, भगवान, ईश्वर के सर पर वह सुशोभित होता है, चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? अपने व्यवहार के कारण। आंख में क्यों खटकता है वह? अपने व्यवहार के ही कारण। फूल भी व्यवहार के कारण ही वह सूर शीश पर चल रहा है। यह स्थिति व्यक्ति में भी होता है। पहले ही मैंने कहा कि फूल और कांटा का उदाहरण देकर कवि मनुष्य को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि व्यवहार अगर आपका कांटों का जैसा है तो आप सभी के नजरों में खटकेंगे। अगर फूल के जैसे व्यवहार रखेंगे तो आप सूर शीश पर, यानी कि सभी के समक्ष आप आदर के पात्र बनेंगे। आगे पंक्ति में यह बात है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल की, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, यानी कि गुलाब का पौधा तो वही है, गुलाब का पौधा, लेकिन व्यवहार कांटे का तो क्या कांटे को गुलाब के साथ जोड़ा जाता है? क्या फूल के जैसे मान बड़ाई मिलता है? ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के साथ भी होता है। अगर हम ऊंचे कुल बड़े खानदान में जन्म ले लिए, इससे कुछ नहीं होता है जब तक आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। कांटे की जैसे व्यवहार रहेंगे तो कहीं मान, प्रतिष्ठा, इज्जत नहीं मिलेगी। कैसे? तो जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यानी कि आपको कहीं बड़ाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी एक चिंतनीय बात है। यह कसर रहेगा ही, शंका रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऊंचे कुल के भी हैं, बड़े घर के हैं, तो आपका व्यवहार अगर गड़बड़ है तो कोई आपको नहीं पूछेगा, आप सबके आंखों में खटकते रहेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार व्यवहार के कारण लोग समाज में इज्जत मान पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कविता के भावार्थ को पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।